तो रिसेंटली 17 नवंबर 2023 को मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की वोटिंग हुई और वोटिंग शुरू होने से पहले ही मुरैना के दिमनी विधानसभा क्षेत्र से लड़ाई दंगों की खबरें आने लगी। मुरैना में फायरिंग पर कमलनाथ का बयान, बीजेपी कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं मुरैना एसपी। लेकिन इस बीच मुरैना से एक बड़ी जानकारी, दिमनी विधानसभा क्षेत्र में पथराव की जानकारी सामने आ रही है। गोली जली कट्टा इनको ठाकुर भाइयों ने गोलियों से घायल कर दिया है और इनके पैरों में भी चोट लगी है और ऐसे भी कई साथी घायल हुए हैं। ग्राम पंचायत मैदान, पोलिंग नंबर 140-47 दिमनी विधानसभा क्षेत्र मुरैना। तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि विधानसभा चुनाव की प्रोसेस क्या होती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या होता है, आरओ ऑफिसर्स कौन होते हैं और एआरओ ऑफिसर्स कौन होते हैं। तो हमारे देश में चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, सभी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट कराती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 के अंदर आती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपने काम करने के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 से मिलते हैं और जिस भी स्टेट में इलेक्शन होने होते हैं वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहले एक शेड्यूल जारी करता है, एक इलेक्शन शेड्यूल जारी करता है जिसमें इलेक्शन से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन दी गई रहती है और इस शेड्यूल में ये बताया जाता है कि इलेक्शन की ऑफिशियल नोटिफिकेशंस कब तक आएंगी, नॉमिनेशंस कब तक दर्ज किए जाएंगे और ये चुनाव कितने फेजेस में होगा। जैसे छत्तीसगढ़ में इस बार ये चुनाव 2 फेजेस में हो रहा है, एक 7 नवंबर और एक 17 नवंबर को। पर मध्य प्रदेश में ये चुनाव इस बार एक ही फेज में हुआ है 17 नवंबर को। और सबसे आखिर में वोट्स की काउंटिंग कब तक होगी और इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ ऑब्जर्वर्स की भी एक लिस्ट जारी करता है जिसमें सबसे पहले नंबर पे आते हैं एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स, दूसरे पे आते हैं जनरल ऑब्जर्वर्स और तीसरे पे आते हैं पुलिस ऑब्जर्वर्स। एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स में होते हैं आईआरएस ऑफिसर्स और जनरल ऑब्जर्वर्स में आते हैं आईएएस ऑफिसर्स और सबसे तीसरे नंबर पे पुलिस ऑब्जर्वर्स में आते हैं आईपीएस ऑफिसर्स। और इन ऑफिसर्स को स्टेट की सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे इलेक्शन प्रोसेस में नजर रखने के लिए अपॉइंट किया जाता है। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक रिटर्निंग ऑफिसर्स और एक असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स को भी अपॉइंट करते हैं। ये लोग भी आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। इन लोगों को भी उन ऑब्जर्वर्स की मदद करने के लिए ही अपॉइंट किया जाता है। आरओ का काम होता है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन से जुड़े हुए सारे फंक्शंस को देखना। इन सब के बाद फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन शेड्यूल की एक रिकमेंडेशन गवर्नर को भेजता है और फिर गवर्नर इलेक्शन शेड्यूल के टाइम के अकॉर्डिंग ऑफिशियल इलेक्शन की नोटिफिकेशंस को जारी कर देता है और फिर इसके बाद ईसीआई भी इलेक्शन का अनाउंसमेंट कर देती है और उस स्टेट के हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के आरओस को बुलाती है और अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन का पब्लिक नोटिस इशू जारी करने के लिए उन लोगों को कह दिया जाता है। और जैसे ही आरओस अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन का पब्लिक नोटिस इशू जारी कर देते हैं, वैसे ही वहां उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता लागू हो जाती है। और फिर जिन जिन कैंडिडेट्स को उस इलेक्शन में खड़ा होना है, चाहे फिर वो किसी पार्टी के टिकट होल्डर हों या निर्दलीय उम्मीदवार हों, वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज के आरओ के ऑफिस में जाते हैं और अपना नॉमिनेशन सबमिट कराते हैं। नॉमिनेशन सबमिट करने का टाइम सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक का होता है और जब ये कैंडिडेट नॉमिनेशन सबमिट कर रहे रहते हैं उस समय इन लोगों से एक सिक्योरिटी डिपॉजिट 5000 रुपए का लिया जाता है। SC/ST के लिए ये अमाउंट 2500 रुपए रहता है। एक कैंडिडेट मैक्सिमम 2 जगहों से अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकता है, यानी कि एक कैंडिडेट 2 जगहों से चुनाव लड़ सकता है। इन सारे कैंडिडेट्स की नॉमिनेशंस फाइल होने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फिर इन सारे कैंडिडेट्स की एप्लीकेशंस को चेक करती है और जिस भी कैंडिडेट्स को अपना नाम वापस लेना है वो आखिरी डेट से पहले अपना नाम वापस ले सकता है। इन सब के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सारे कैंडिडेट्स के एप्लीकेशंस की एक फाइनल लिस्ट जारी कर देती है और इन सबको इनके इलेक्शन सिंबल्स भी दे दिए जाते हैं और फिर सारे कैंडिडेट्स अपना अपना मैनिफेस्टो जारी करते हैं, यानी कि अपना अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं और उन घोषणा पत्र में ये बताते हैं कि 5 साल में ये किस तरह से लीपेंगे और फिर उसके बाद ये लोग अपने इलेक्शन कैंपेन में यानी कि अपने प्रचार प्रसार में लग जाते हैं। ये लोग अपने प्रचार प्रसार में खुल के पैसा खर्च नहीं कर सकते, इसकी एक लिमिट होती है जो कि ईसीआई के द्वारा डिसाइड की जाती है। जनरली ये लिमिट 10 लाख रुपए की होती है और इस लिमिट के बाहर ये पैसा खर्च ना करें, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन ऑब्जर्वर्स की होती है। ये ऑब्जर्वर्स इनको देखते हैं कि ये लोग लिमिट के बाहर पैसा खर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इन कैंडिडेट्स को मैक्सिमम 2 हफ्ते का टाइम मिलता है अपना प्रचार प्रसार करने के लिए।
और फिर आता है पोलिंग डे, जिस दिन वोट डलने हैं। एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस होते हैं। एक पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन कंडक्ट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आरओ और उसके अंडर आने वाले एआरओ की होती है। और अब क्योंकि किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पोलिंग स्टेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आरओ और एआरओस पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक पीठासीन अधिकारी यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स और एक पोलिंग ऑफिसर्स को भी अपॉइंट किया जाता है। ये ऑफिसर्स उस स्टेट के ही गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर या प्रिंसिपल्स। और फिर आता है पोलिंग डे, जिस दिन वोट डलने हैं। उस दिन आरओ अपने अपने पोलिंग स्टेशंस पर ईवीएम और वीवीपैट मशीन्स को सेफली पहुंचाते हैं। और उसी दिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स यानी कि पीठासीन अधिकारी 6 बजे से पहले ही वहां पर अपने अपने पोलिंग स्टेशंस पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि इन लोगों का काम होता है वहां पर इलेक्शंस को स्मूथली कंडक्ट कराना। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने आरओ को तुरंत इन्फॉर्म करना। प्रिसाइडिंग ऑफिसर पूरे दिन पोलिंग स्टेशंस पे ही रहते हैं, क्योंकि सारे वोट उन्हीं के सामने डलते हैं। और जब भी कोई आदमी वोट डालता है तो उसके बाद वो मशीन लॉक हो जाती है। इसके बाद फिर पीठासीन अधिकारी यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के उस बटन को वापस दबाकर उस मशीन को अनलॉक करने के बाद ही दूसरा पर्सन आकर दोबारा से वोट डालता है। वोटिंग सुबह 7 बजे से स्टार्ट हो जाती है और जनरली शाम को 6 बजे तक चलती है। और फिर आता है इलेक्शन डे का एंड टाइम। इस दिन सारी ईवीएम्स और वीवीपैट मशीन को आरओ एक स्ट्रॉन्ग रूम में सेफली ले जाकर रख देता है और वहां पे ये सारी मशीनें सेफली रखी जाती हैं जब तक काउंटिंग नहीं हो रही है। और फिर आता है काउंटिंग डे, और फिर उस दिन हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के आरओस को वापस बुलाया जाता है और इनके सामने सेफ और सिक्योर काउंटिंग की जाती है। और काउंटिंग पूरी होने के बाद रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है और जो कैंडिडेट जीत जाता है वो एमएलए बन जाता है। और फिर ईसीआई इस पूरे रिजल्ट को कलेक्ट करके गवर्नर को भेज देती है। और फिर जिस भी पार्टी के पास क्लियर मेजोरिटी होती है, मतलब 50% से ज़्यादा सीट्स होती हैं, वो जीत जाती है। एग्जाम्पल लेते हैं मध्य प्रदेश का। जैसे मध्य प्रदेश में 230 सीट्स हैं। अगर कोई भी पार्टी 115 सीट्स लेकर आ जाती है तो वो क्लियर मेजोरिटी से जीत जाती है। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर क्या होता है कि वो दूसरी पार्टी का सहयोग लेती है। और जब ऐसा होता है तो इसको बोलते हैं गठबंधन की सरकार, कोलिशन गवर्नमेंट बनाई जाती है। और जब गठबंधन की सरकार भी 115 सीट्स यानी कि 50% मेजोरिटी नहीं ला पा रही है तो उस स्टेट के इलेक्शन को रद्द कर दिया जाता है और उस स्टेट में टेम्परेरी प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। और फिर कुछ महीने बाद वहां पर दोबारा से इलेक्शन कराए जाते हैं। और इस बार जो भी पार्टी जीत जाती है उसको गवर्नर के सामने लाया जाता है। फिर गवर्नर उस पार्टी के किसी भी एक रिप्रेजेंटेटिव को पार्टी रिप्रेजेंटेटिव बनाती है, पार्टी डिसाइड करती है, उसको गवर्नर सीएम अपॉइंट करता है और ओथ दिलाता है। ओथ लेने के बाद सीएम मंत्रिमंडल का विस्तार करता है यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। तो अब वापस एक बार टॉपिक के शुरुआत में आते हैं। तो रिसेंटली 17 नवंबर 2023 को मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की होने से पहले वैसे तो लड़ाई दंगे होना चुनावों में आम बात है, पर इस बार क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री स्वयं दिमनी विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतर आए हैं तो मामला थोड़ा सा और गर्मा गया है। और इस बार पूरे देश की निगाहें मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों पर हैं और मध्य प्रदेश में भी खासकर दिमनी विधानसभा क्षेत्र पर। और इसका रीजन बड़ा ही सिंपल सा है, नरेंद्र सिंह तोमर। और इसलिए इस बार के विधानसभा चुनाव में ये सीट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस चुनाव का रिजल्ट 3 दिसंबर 2023 को आना है। तो इस बार ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि मध्य प्रदेश में तख्ता पलट होता है या बीजेपी गवर्नमेंट ही बनी रहती है।